सदगुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में मेरे प्यारे आपका स्वागत है। चल रही है आपकी वही पुरानी सीरीज जिसका नाम है न्यू सीरीज। पेपर यहीं से रहेगा सीबीएसई बोर्ड 2025-2026। आपका ज्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। समय बड़ा कीमती है प्यारे। अब तो थोड़ा बहुत युद्ध की आहट भी आने लगी है। युद्ध की आहट मतलब समझ रहे हो ना, स्कीम वगैरह आने लगी है बोर्ड की। ठीक है, युद्ध की तैयारी करो, आप हथियार लो, सुसज्जित हो और चलना है बॉर्डर पे। बॉर्डर समझ ही रहे हो ना। हाँ, 12th और हायर क्लासेस का बॉर्डर है। पास हुए तो चले आगे बढ़ते हैं, जाने दें। पॉजिटिव पॉजिटिव सोचते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इट्स प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम एक ही में बात करने वाले हैं क्योंकि ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो आप चले थोड़ा ऊपर बात करना शुरू करते हैं। देखिए, हमने आपसे बात की थी कि हम वाटर के कंपेयर से ज्यादातर काम चलाएंगे। किसके कंपेयर से? वाटर के कंपेयर से। आपको याद होगा ऐसा शेप जो है, इलेवन में भी कहीं था। ये आपका क्या है? इसको अभी हम बात ही करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसके किसी भी पॉइंट पर ड्रा किया गया टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करता है। ठीक प्यारे। अच्छा, यहां जरा बोलो, इसके किसी भी पॉइंट पर ड्रा किया गया टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन को, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। अब इन दोनों से मिलता जुलता कहीं था 11th मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में। हाँ, क्या था वो? स्ट्रीम लाइन। क्या था? स्ट्रीम लाइन। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, हम आपको थोड़ा कनेक्ट करते हैं इससे। एक वॉल माउंटेड जो है फाउंटेन है, फव्वारा। वॉशरूम में छत पे नहीं लगा है फव्वारा, हम बात कर रहे हैं दीवार पे लगा है। किधर लगा है? दीवार पे। तो वॉल माउंटेड जो आपका फाउंटेन है, उससे किसी भी एक स्लिट से निकलने वाला जो पानी है उसके रूट को देखो। उसका रूट बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा आप इन दोनों को देख रहे हैं। तो ये समझ लो कि शावर की प्लेट से, वॉल माउंटेड शावर, दीवार से लगा हुआ फव्वारा कि किसी एक स्लिट, किसी एक होल, किसी एक छेद से निकलने वाला जो पानी है या जो वाटर का जो रूट है, उसी को हम स्ट्रीम लाइन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्ट्रीम लाइन बोल रहे हैं। और उसके किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रा करें तो वो टेंजेंट जो है डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल एट दैट पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल मतलब उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है प्यारे। अब इसको ऐसे ही समझना चाहें, जैसे एक समरसेबल से आप एक पाइप कनेक्ट कर दें और वो समरसेबल की पाइप आप ऐसे कर दें तो उससे पानी ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है। अब पानी जो समरसेबल के पाइप से निकल रहा है उस पर आप यहाँ पेपर का टुकड़ा ऐसे छोड़ दो तो ऐसे भागेगा वो, यहाँ छोड़ दो तो ऐसे भागेगा। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल की डायरेक्शन यहाँ पे ये होगी, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल की डायरेक्शन ये होगी। हमारे ख्याल से आप कनेक्ट हो गए होंगे। ठीक है। तो समझ गए होंगे। अब स्ट्रीम लाइन क्या है? सच इमेजिनरी, सच इमेजिनरी continuous smooth curve on which tangent drawn at any point represent direction of fluid molecule, direction of velocity of fluid molecule at that point known as
स्ट्रीमलाइन। अब यहां देखें, सच इमेजिनरी कंटिन्यूअस कर्व, such imaginary continuous curve on which tangent drawn at any point represents direction of electric field intensity at that point known as electric field line। यहाँ आप बोल सकते हैं such imaginary continuous curve, continuous smooth curve on which tangent drawn at any point represent direction of magnetic field intensity at that point known as magnetic field line। ठीक है, डेफिनेशन भी तीनों की मैच कर रही है। तो हमारे ख्याल से स्ट्रीम लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को आप कनेक्ट कर लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आपका है ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा या इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब हमको ये समझना है मेरे प्यारे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल टू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे हुआ, पहले ये समझना है। अब अक्सर ये होता है, जो डिफिनेशन होती है हमारी, फार्मूला उसी से निकलता है, फार्मूला उसी से निकलता है, लेकिन यहां ये फार्मूला ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इस डिफिनेशन से निकला हो। ठीक है, तो हमको ये समझना है कि फार्मूला कहां से आ गया, क्या ये डिफिनेशन करेक्ट है भी कि नहीं है, ये हमको समझना है मेरे प्यारे। देखें, अभी हमने आपसे बात की थी कि जैसे किसी समरसेबल से कनेक्ट है कोई पाइप, पाइप से ऐसे पानी निकल रहा है, पाइप को आप ऐसे कर दिए, ऐसे ऐसे कर दिए, पानी ऐसे निकल रहा है, और पानी जो निकल रहा है उस पानी पर कहीं भी आप पेपर छोड़ें, पेपर टेंजेंशियल भागता है। कैसे भागता है? टेंजेंशियल। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल की डायरेक्शन टेंजेंशियल है स्ट्रीम लाइन के, टेंजेंशियल है स्ट्रीम लाइन के। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है स्ट्रीम लाइन की डिफिनेशन को, सच इमेजिनरी कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व on which tangent drawn at any point represent direction of fluid velocity of fluid molecule at that point known as streamline। यहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सच इमेजिनरी कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व on which tangent drawn at any point represent direction of electric field intensity at that point known as electric field line। और यहाँ पर such imaginary continuous smooth curve on which tangent drawn at any point represent direction of magnetic field intensity at that point known as magnetic field line। अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। किसकी बात करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करने जा रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल टू द सरफेस हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अक्सर फार्मूला डिफिनेशन से आता है, जैसे हम लोगों ने कभी बोला था कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया नोन एज प्रेशर, तो P इक्वल टू F बाई ए हो गया था। कभी हम लोगों ने बोला था कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम नोन एज एक्सेलरेशन, तो डेल्टा V बाई डेल्टा टी एक्सेलरेशन हो गया था। अभी अभी हमने ताजा बोला था फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट E इक्वल टू हो गया था F बाई क्यू आपका। तो अक्सर डिफिनेशन से फार्मूला आ जाया करता था, लेकिन मेरे प्यारे यहाँ ऐसा होता दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो हमको समझना है क्या कैसे है। अब आप जरा समझो, उसी शावर के पास चलो, शावर की जो प्लेट है वॉल माउंटेड है, तो उससे पानी ऐसे निकलेगा प्लेट से,
और एक स्लिट से पानी ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो पानी मतलब कि जो निकलने का रूट है, पानी के चलने का जो रास्ता है वही स्ट्रीम लाइन है। तो आप ये देखें अभी यहाँ पे, ये जो आपका स्ट्रीम लाइन है, ये यहाँ स्टार्टिंग में इसकी जो टेंजेंट है वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा, और एरिया वेक्टर भी नॉर्मल टू द सरफेस होता है। क्या होता है? नॉर्मल टू द सरफेस होता है। स्टार्टिंग मतलब जैसे ही फ्लूइड मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, पानी जैसे ही शावर की प्लेट से अलग हो रहा है, उस समय उसकी वेलोसिटी प्लेट से 90 डिग्री एंगल बना रही है। और एरिया भी नॉर्मल टू द सरफेस होता है, तो इसीलिए एरिया और वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन सेम हो गई है। ये आप कह सकते हैं दोनों के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पर 0 हो गया। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते तो एंगल 0 हो जाता है। अब मेरे प्यारे, अभी एक स्लिट से स्ट्रीम लाइन निकल रही है, दूसरे से निकलती तो दो स्ट्रीम लाइन हो जाती। तीन स्लिट ओपन कर दे तो 3 स्ट्रीम लाइन, 4 स्लिट ओपन कर दे 4 स्ट्रीम लाइन। तो जैसे जैसे स्ट्रीम लाइंस के नंबर बढ़ते जा रहा है, वाटर फ्लक्स बढ़ता जा रहा है। बहुत सही, यही तो समझाना चाहिए, यही समझाना चाहिए। अब देखो यहाँ पर स्ट्रीम लाइन शावर की प्लेट से अलग होते समय, सेपरेट होते समय 90 डिग्री एंगल बना रही है। हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइंस नॉर्मल टू द सरफेस नोन एज वाटर फ्लक्स, नोन एज वाटर फ्लक्स। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, शावर की प्लेट का केवल एक स्लिट खुला है, बाकी सब क्लोज है। बंद कर दियो किसी चीज से कुछ लगा के। अब उस स्लिट से जो फ्लूइड मॉलिक्यूल निकल रहा है उसका जो रूट है दैट इज स्ट्रीम लाइन। और जैसे ही फ्लूइड मॉलिक्यूल शावर की प्लेट से निकल रहा है, एट द स्टैंड उसकी जो वेलोसिटी है वो आपका प्लेट से 90 डिग्री एंगल बना रही है। इसका मतलब स्ट्रीम लाइन नॉर्मल टू द सरफेस है। स्ट्रीम लाइन क्या है? नॉर्मल टू द सरफेस है। आ रही बात समझ में? यहां पर आप कितना एंगल देख रहे हैं? 90, इसलिए बोल रहे हैं नॉर्मल टू द सरफेस है स्ट्रीम लाइन। अब जो है दूसरी स्लिट ओपन कर दिए, दो स्ट्रीम लाइन हो गई। तीसरी ओपन कर दिए, 3 स्ट्रीम लाइन हो गई। धीरे धीरे क्या हो रहा है? हाँ, वाटर फ्लक्स बढ़ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइंस पासिंग नॉर्मल टू द सरफेस, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन पासिंग नॉर्मल टू द सरफेस नोन एज वाटर फ्लक्स, नोन एज वाटर फ्लक्स। अब आप समझ गए होंगे, एक ही बिरादरी के हैं ये सब। क्या? वाटर, चार्ज, हीट, एयर, बात कर ही चुके थे आपसे। अब हमको चार्ज के बारे में स्टडी करना है तो हमको कंपेयर किससे करना है? वाटर से। कर ही रहे हैं हम। अब जरा यहाँ देखो, यहाँ क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल टू द सरफेस नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मल टू द सरफेस नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो शायद कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें आपको, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो डिफिनेशन है प्यारे, ये वाली जो डिफिनेशन है, कौन सी? ये वाली, ये डिफिनेशन रॉन्ग नहीं है, ठीक है। ये तो बात हुई है, एक कंपैरिजन से हम लोग समझ लिए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा एक प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी टॉपिक था। क्या था? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी टॉपिक था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में। नहीं भी याद हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एरिया और वेलोसिटी में रिलेशन था, क्रॉस सेक्शन एरिया और वेलोसिटी में रिलेशन था। मान लो किसी पाइप से मेरे प्यारे पानी निकल रहा है। क्या निकल रहा है? पानी। अब आप जिधर से पनिया निकल रहा था तो पनिया को ऐसे दबा दिए, आपने एरिया क्या कर दिया? कम कर दिया। अच्छा, पानी की स्पीड क्या हो गई? बढ़ गई। पानी निकलने की स्पीड, बहुत सही। इसका मतलब एरिया आप कम की, स्पीड बढ़ गई। रिलेशन कैसा है? इनवर्सली। कैसा है रिलेशन? इनवर्सली। अच्छा, अब आप जो ओपनिंग आप थोड़ा प्रेस कर रखे थे उसको थोड़ा ढीला छोड़ दिए, एरिया क्या हो गई? बढ़ गई। अब पानी अब उतनी दूर जाके गिर रहा है, पास गिरने लगा। इसका मतलब स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। एरिया बढ़ी, स्पीड क्या हो गई? कम हो गई, इनवर्सली। बस इसी से आगे बढ़ जाए हम लोग। तो मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, अभी अभी आप ये प्रूफ किए कि
ये वाली पेन थोड़ा दिखेगी नहीं सही से आपको, पेन का कलर बदल लेते हैं। v प्रोपोर्शनल टू 1/a, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने यहां एक कांस्टेंट लगा दिया। अब ये हो गया आपका v इंटू ए इज इक्वल टू के, और इसे हम लिख सकते हैं v a cos 0 इज इक्वल टू के, v a cos 0 v a cos 0 इज इक्वल टू के लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे ये क्यों लिख दिए प्यारे, अभी अभी बात किए थे, एरिया वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर में एंगल यहाँ 0 है तो हम 0 लिख सकते हैं, लिख दिए। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या जरूरी है हमेशा ये एंगल 0 ही हो? हम इसको लिख दे रहे हैं, हो सकता है 0 ना भी हो। ये हो जाएगा आपका वी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू के, ठीक है। और या इसको हम लिख दे रहे हैं v डॉट ए, v डॉट ए की एक्सपेंशन है ये। अब v जो है मेरे प्यारे, v है वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ए है एरिया, एरिया की यूनिट होती है, हाँ बहुत सही, मीटर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे यहां पर आ जाएगा आपका मीटर क्यूब पर सेकंड। मीटर क्यूब जो है ये यूनिट है, हाँ बहुत सही, इसकी यूनिट है वॉल्यूम की, ये हो गया वॉल्यूम पर सेकंड, क्या हो गया वॉल्यूम पर सेकंड। अब किसी पाइप से कम वॉल्यूम वाटर का पर सेकंड निकल रहा है, फिर ज्यादा वॉल्यूम पर सेकंड वाटर का निकल रहा है, तो फ्लक्स क्या हो रहा है? हाँ बढ़ रहा है। इसका मतलब वॉल्यूम पर सेकंड इज द वाटर फ्लक्स, व्हाट? वाटर फ्लक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? पाई डब्लू बोल दो, क्या बोल दो? पाई डब्लू बोल दो। अब देखिए भाई, ठीक, अब देखिए जरा, आप यहां पर देख रहे हैं कि वाटर फ्लक्स का फार्मूला आ गया v डॉट ए वी ए cos थीटा, क्या आ गया? यदि वाटर फ्लक्स का फार्मूला v डॉट ए या वी ए cos थीटा हो सकता है, तो मेरे प्यारे वाटर फ्लक्स का फार्मूला आप कह रहे हैं v डॉट ए या वी ए cos थीटा हो सकता है। मेरे प्यारे सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला E डॉट ए या ई ए cos थीटा हो सकता है। क्यों? देखो V को किसने रिप्लेस किया? E को, E ने, तो V को यहां भी E ने रिप्लेस कर दिया। और मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला हो सकता है पाई बी इज इक्वल टू बी ए cos थीटा या बी डॉट ए, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये फार्मूला आया कहां से और ये डिफिनेशन आई कहां से। अब दोनों के बारे में आप थोड़ा कंफर्म हो गए होंगे कि दोनों सही है, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्रिंसिपल आप कंटिन्यूस चीजें समझी गई, v प्रोपोर्शनल टू 1/a, v इज इक्वल टू k अपॉन a, v a इज इक्वल टू k, v a cos 0 इज इक्वल टू k, v a cos थीटा इज इक्वल टू k, v डॉट a, v है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, a एरिया मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब पर सेकंड हो गया, वॉल्यूम पर सेकंड हो गया, वाटर फ्लक्स हो गया, और ये क्या हो गया आपका? वाटर फ्लक्स का सिंबल हो गया। यदि वाटर फ्लक्स का फार्मूला ये और ये हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला ये और ये हो सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला ये और ये हो सकता है, ठीक है प्यारे।
तो हमारे ख्याल से समझ गए हैं आप, स्क्रीनशॉट लेंगे, जूम करेंगे, एक बार में कोई चीज ना समझ में आए एक आध दो बार रिपीट कर लेंगे, वीडियो है कोई क्लास थोड़े ना है, फिर से रिपीट कर लेंगे, कौन सा पैसा लग रहा है। अब हम आ गए कहां पर, गॉस थ्योरम। कहां आ गए, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। और यहां पर जो है मेरे प्यारे आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप और साइज दैट इज गॉसियन सरफेस इन फ्री स्पेस और वैक्यूम will be equal to 1 upon epsilon 0 times of net charge enclosed in it. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या बात हो रही है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू एनी क्लोज सरफेस, सरफेस का क्लोज होना जरूरी है, थ्रू एनी क्लोज सरफेस, और वो ऑफ एनी शेप और साइज, ऑफ एनी शेप और साइज, फ्री स्पेस और वैक्यूम विल बी इक्वल टू, देखो फ्री स्पेस और वैक्यूम कहेंगे तभी आप 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मीडियम हो जाएगा तो आपको एप्सिलॉन 0 के बगल एप्सिलॉन r भी लगाना पड़ेगा। तो फ्री स्पेस और वैक्यूम इसीलिए कहना जरूरी है, नहीं तो आप प्रोपोर्शनल टू बोल दें, नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन इट 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स यूज ही न करें। लेकिन यदि 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स आप यूज कर रहे हैं मेरे प्यारे, तो सीधा सीधा आप ये समझ लें कि यदि आप 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स यूज कर रहे हैं तो आपको फ्री स्पेस या वैक्यूम लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। और बात हो रही यहां पर एनी क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप और साइज, जरा इसको समझा जाए तो देखो बेटा, बल्ब यदि लगा है, चाहे छोटे कमरे में लगा हो चाहे बड़े कमरे में लगा हो, बल्ब से जो लाइट फ्लक्स निकल रहा है, लाइट फ्लक्स निकल रहा है, बल्ब से वही फ्लक्स निकलेगा, चाहे कमरा छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो कमरे के शेप और साइज पे मामला डिपेंड नहीं करेगा, बल्ब पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और दूसरा समझे हम, शावर, शावर चाहे छोटे से वॉशरूम में लगा हो या बड़े से वॉशरूम में लगा हो, यदि शावर वही वाला है तो वाटर फ्लक्स भी जो है उससे क्या होगा, बराबर ही निकलेगा। कमरे की साइज बड़ी छोटी होने से शावर से निकलने वाला फ्लक्स प्रभावित नहीं होगा। तो मेरे प्यारे यहां भी आप समझ लेंगे कि कमरा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चार से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी प्रभावित नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी प्रभावित नहीं होगा। बल्ब बदलेगा तब लाइट फ्लक्स बदलेगा, शावर बदलेगा तब वाटर फ्लक्स बदलेगा, चार्ज बदलेगा तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदलेगा। कमरा बदलने से, वॉशरूम बदलने से ये सब चीजें बदलने वाली नहीं है। तो मेरे प्यारे ये कहना कि एनी शेप और साइज ये ठीक ही है, ठीक। अब यहां बात हो रही है कि नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन इट, मतलब वही चार्ज जो इसके अंदर है, ये जरा समझना है हमको, जरा समझे, समझदार तो आप सदियों से हैं। अब यहां मान लो पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, हम कह सकते हैं Q इज ग्रेटर देन 0, Q इज ग्रेटर देन 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम लोग बात कर ही चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला था बेटा, लिमिट Q नॉट टेंस टू 0, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q अपॉन Q नॉट। तो जो डायरेक्शन होगी, जो डायरेक्शन होगी किसकी, फोर्स ऑन Q नॉट की, वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फिक्स कौन रहेगा, सोर्स चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सोर्स जो कारण है फील्ड का, पोटेंशियल का, फोर्स का, वो फिक्स रहेगा। तो टेस्ट चार्ज फ्री है, टेस्ट चार्ज यहां यदि छोड़ देंगे हम, ये भाई साहब इसको रिपेल कर देंगे, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव है, रिपल्सन, ये फिक्स ही है, तो ये दूर भागेगा, ये डायरेक्शन हो जाएगी। इसका मतलब इन केस ऑफ आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी रेडियली आउटवर्ड, क्या हो जाएंगी, रेडियली आउटवर्ड हो जाएंगी। और यहीं पर अभी ये निगेटिव चार्ज होता है, कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब Q क्या होता है, लेस देन 0 होता है, ठीक। अब ये तो फिक्स रहेगा, सोर्स चार्ज है, जो फील्ड का कारण है सोर्स चार्ज,
कारण फिक्स रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कारण फिक्स रहता है। टेस्ट चार्ज को छोड़ दिए, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा, सोर्स चार्ज निगेटिव है, अट्रैक्शन है रिपल्सन, अट्रैक्शन, पास आएगा दूर जाएगा, पास आएगा, तो रेडियली इनवर्ड हो जाएगी डायरेक्शन, क्या हो जाएगी, रेडियली इनवर्ड हो जाएगी डायरेक्शन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ रेडियली इनवर्ड हो गया और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, रेडियली आउटवर्ड हो गया। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मल टू सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ये तो एरिया वेक्टर तो हमेशा रेडियली आउटवर्ड ही रहेगा। अब यहां देखा जाए तो दोनों में एंगल अपोजिट हो गया, तो फ्लक्स की बात अभी की जाएगी, किसकी बात की जाएगी, फ्लक्स की। तो फ्लक्स आपका हो जाएगा ई ए कॉस, एंगल अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन होने पे एंगल, हाँ 180, cos 180 की वैल्यू -1, माइनस ई ए आ जाएगा। इसका मतलब चार्ज जो है निगेटिव है, चार्ज कैसा है, निगेटिव है, तो फ्लक्स भी निगेटिव है, फ्लक्स भी क्या है, निगेटिव है। आई बात समझ में। अब यहां देखा जाए, यहां मेरे प्यारे फ्लक्स हो जाएगा आपका ई ए, डायरेक्शन सेम है तो एंगल क्या हो जाएगा, हाँ जीरो हो जाएगा, cos जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक, आप जरा देखें यहां पे, चार्ज यहाँ पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, तो फ्लक्स भी पॉजिटिव है। चार्ज निगेटिव तो फ्लक्स निगेटिव, फ्लक्स निगेटिव है तो समझ लेना इनक्लोज चार्ज निगेटिव है, फ्लक्स पॉजिटिव है तो समझ लेना इनक्लोज चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है मेरे प्यारे, समझे, इतना समझ गए। ठीक, अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाएं, थोड़ा सा। अब यहां नेट चार्ज इनक्लोज की बात हो रही है मेरे प्यारे, जरा देखें, यदि कोई चार्ज बाहर है, सोर्स चार्ज बाहर है, तो फील्ड लाइन ऐसे होगी, मतलब यहां इंटर करेगी और यहां एग्जिट करेगी, और यहां इंटर करेगी तो फ्लक्स निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी इंटर कर रही थी फील्ड लाइंस, ध्यान दो, फील्ड लाइंस इंटर कर रही थी, देख रहे हैं, फ्लक्स क्या हो गया था, निगेटिव हो गया था, और यहां एग्जिट कर रही हैं तो यहां फ्लक्स निगेटिव हो जाएगा, और यहां उतना ही फ्लक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फील्ड लाइन क्या हो रही है, एग्जिट कर रही है। तो फील्ड लाइन अभी थोड़ी देर पहले एग्जिट की थी, जरा ध्यान दो, तो फ्लक्स आपका पॉजिटिव आया था, और जितना निगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, तो नेट क्या आ जाएगा फ्लक्स का, फ्लक्स का नेट आ जाएगा जीरो, क्या आ जाएगा, इसका मतलब जो चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर है, जो चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर है, उसके कारण नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, उसके कारण नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। इतना समझ गए कि नहीं, क्योंकि यदि बाहर है तो वहां से चलने वाली फील्ड लाइन क्लोज सरफेस में इंटर भी करेंगे, एग्जिट भी करेंगे, जितना इंटर करेंगे उतनी ही एग्जिट करेंगे, तो फ्लक्स जितना माइनस होगा उतना ही प्लस होगा, नेट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब वो चार्ज जो क्लोज सरफेस के बाहर है वो नेट फ्लक्स को जीरो रखेगा, मतलब नेट फ्लक्स में उसका कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए नेट चार्ज इनक्लोज्ड बोला गया है यहाँ पे, इसीलिए क्या बोला गया है, इनक्लोज्ड इन इट, इनक्लोज्ड इन इट। इतना समझ गए। अब जरा देखें, चार्ज अंदर था, पॉजिटिव था तो फ्लक्स पॉजिटिव था, और चार्ज अंदर था निगेटिव था तो फ्लक्स निगेटिव था। इसका मतलब अंदर वाला यदि चार्ज है, अंदर का चार्ज वो नेट फ्लक्स में रोल प्ले करेगा, रोल प्ले करेगा, बाहर वाला चार्ज रोल प्ले नहीं करेगा। तो हमारे ख्याल से इतना मामला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हल्का सा जूम कर देता हूँ।
आपको गॉस लॉ भी दिख रहा है, और गॉस लॉ में ये जो टर्म्स यूज हुए हैं उनका अपना एक इंपॉर्टेंस है, वो सारी बातें हो गई हैं, इसमें कुछ मिस करने लायक नहीं है। अब गॉस लॉ में जो आप देख रहे हैं ये फ्लक्स के लिए है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए रूल है बेटा, ये ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए है। हाँ, इसको थोड़ा हम लोग कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना के हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, जिसे हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में पढ़ेंगे। लेकिन ये गॉस थ्योरम फ्लक्स के लिए है, ये ध्यान देना, फ्लक्स के लिए। और जब कोई चीज किसी और चीज के लिए बनी है और किसी और चीज में उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी और उसके लिए रूल रेगुलेशंस भी नए बनाने पड़ेंगे। इसीलिए हमको रूल्स टू ड्रॉ गॉसियन सरफेस अलग से पढ़ना पड़ता है। ये फ्लक्स के लिए एक बात ध्यान देंगे, चार्ज जितना ज्यादा होगा फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। अब फ्लक्स क्या है? फ्लक्स है आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब फ्लक्स यदि चार्ज ज्यादा होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा, फ्लक्स ज्यादा होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगी। इसका मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, उस चार्ज से संबंधित फील्ड लाइंस की संख्या भी ज्यादा होगी, और चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो उससे संबंधित फील्ड लाइंस की संख्या भी कम होगी। मेरे प्यारे, ये जरा ध्यान देंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट लेंगे, रिवाइज करके एक दो बार चाहेंगे देख लेंगे। बच्चे थोड़ा परेशान होते हैं गॉस थ्योरम में, आप परेशान नहीं होंगे, आप सब इतना इंटेलिजेंट हैं, आगे आगे बोल रहे हैं, आप कहाँ से परेशान होंगे। अब हम आ गए आगे, आ गए आगे, और यहाँ पेन बदल लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात हो रही है, तो यहाँ प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो आप जरा देखें यहाँ पे प्रॉपर्टीज में क्या क्या है। डायरेक्शन की बात हुई है पहले पॉइंट में, तो हमारे ख्याल से आपको दिख ही रहा होगा, और नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं, थोड़ा सा। अब दिख रहा है? अभी हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ध्यान दें। डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and terminates on negative charge. The direction of the field line at any point indicates the direction of electric field at that point. तो मेरे प्यारे, ये हम लोग अभी बात ही कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बात कर चुके हैं तो उससे क्या होता है, फिर से कर लेते हैं। देखो, अभी अभी बात हुई थी पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड होगी, क्योंकि टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, ये भगाएगा। ये मामला है आपका क्यू जब ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पॉजिटिव है। फिर अगला है आपका आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइन क्या होंगी, रेडियली इनवर्ड होंगी। हम लोग बात करके आ चुके हैं अभी पीछे, ताजा ताजा बात की, तुरंत थोड़े भूल गए होगे। इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी रेडियली आउटवर्ड, इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। अब हम यहां देखें, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं, इसका मतलब Q1 Q2 जो है लेस देन जीरो है, यहां पर Q1 है और क्या है, Q2 है। तो Q1 Q2 लेस देन जीरो है, और मान लो यहां कंडीशन दे दी गई है कि Q1 इज लेस देन Q2 और मॉड ऑफ Q2 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ, ऐसा दे दिया गया है। तो देखें बेटा, इतनी जानकारी यदि दे दी गई है तो आपको ये बता दिया गया है कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। Q1 Q2 लेस देन जीरो मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव तभी आएगा जब एक प्लस हो और दूसरा क्या हो, माइनस। अब Q1 इज लेस देन Q2,
जो निगेटिव है वो लेस होगा, इसका मतलब Q1 क्या है, निगेटिव है, Q2 क्या है, पॉजिटिव है। अब फिर माड बोल दिया है Q2 का ज्यादा है, माड इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जिससे फील्ड लाइंस ज्यादा निकलेंगी। तो अब हम फील्ड लाइंस ड्रा कर देते हैं। यहां जब टेस्ट चार्ज को छोड़ेंगे तो टेस्ट चार्ज को ये भगाएगा, ये बुलाएगा, फील्ड लाइन डायरेक्शन ये हो जाएगी, यहाँ से एग्जिट होगी और यहाँ इंटर मतलब इंड होगी। फिर पॉजिटिव से चल के निगेटिव पर, फिर पॉजिटिव से चल के निगेटिव पर, पॉजिटिव से चल के निगेटिव पर, पॉजिटिव से चल के निगेटिव पर। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, मॉड ऑफ Q2 ज्यादा है, और अभी भी गॉस थ्योरम पढ़ के आए हैं, चार्ज ज्यादा होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा, फ्लक्स ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा होगी। तो यहां से आपको फील्ड लाइंस ज्यादा दिखा देनी है, किसके कंपैरिजन में। तो यहां ये भी बात हो गई कि फील्ड लाइंस एग्जिट कहां से करती, पॉजिटिव चार्ज से, इंड कहां होती है, टर्मिनेट कहां होती है, नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। और मेरे प्यारे, यही लगे हाथ जो है आप ये भी देख लें कि Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो रहा होता, ग्रेटर देन जीरो रहा होता, इसका मतलब जीरो से ज्यादा होने का मतलब पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव रहे होंगे तभी जीरो से ज्यादा होंगे, तभी जीरो से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और मेरे प्यारे, यहां ये दे दिया गया है कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है। अब यहां जब आप फील्ड लाइन ड्रा करेंगे तो पहली बात तो दोनों पॉजिटिव है, फील्ड लाइंस क्या होंगी, ऐसे जाएंगे, ऐसा लगेगा कि ये लैटरल प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, क्या लगेगा, लैटरल प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं, एक दूसरे धक्का दे रही हैं, और कहा जाता है यही काज है रिपल्सन का। यहाँ फील्ड लाइंस ज्यादा दिखाए हैं क्योंकि Q1 की मैग्नीट्यूड ज्यादा था, Q2 कम था, गॉस थ्योरम में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ एक केस और हो सकता था कि दोनों निगेटिव होते, और दोनों निगेटिव होते और ये दिया होता है यहाँ पे Q1 इज ग्रेटर देन Q2। तो आप ये समझ लेना, दोनों यदि निगेटिव हैं, दोनों निगेटिव हैं तो ये -2 होगा और ये -4 होगा, तभी ऐसा होगा। आप ध्यान देंगे तो अब इसका मतलब ये हो गया कि Q1 का मैग्नीट्यूड कम हो गया और Q2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया, इसका ध्यान देना पड़ेगा। अब जब फील्ड लाइंस चलेंगी, ये ध्यान दीजिएगा, मतलब यही कंडीशन यहाँ पे दी होता है, ऐसे नहीं बना देंगे। यहाँ दोनों प्लस थे इसलिए चल गया, यहाँ दोनों माइनस है, दोनों यदि माइनस है तो इसका सीधा सा मतलब ये समझिएगा कि ये -2 है, ये -4 है, तब ये ज्यादा होगा। तो मैग्नीट्यूड देखा जाए तो इस बार Q2 का ज्यादा हो गया है, और वहां मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा था, Q1 का। Q1 से फ्लक्स ज्यादा निकाले थे, अब Q2 से ज्यादा फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ फील्ड लाइंस क्या होंगी, इंटर करेंगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, फील्ड लाइंस एंटर करेंगे, और यहाँ भी फील्ड लाइंस एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी फील्ड लाइंस हो गई, आप समझ गए होंगे, हमारे ख्याल से समझदार तो आप सभी उससे। अब अगला क्या कह रहा है, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए बेटा, डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी, चार्ज के पास ज्यादा होगी, चार्ज से दूर जाएंगे। देखो यहाँ, यहाँ जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है चार्ज के पास, वो नजदीक नजदीक है, और चार्ज से दूर जा रहे हैं तो गैप बढ़ जा रहा है, तो डेंसिटी यहाँ ज्यादा है और दूर जाने पर डेंसिटी कम हो रही है। फील्ड चार्ज के नजदीक ज्यादा होती है, चार्ज से दूर जाने पर फील्ड कम हो जाती है।
तो मेरे प्यारे जो है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल टू फील्ड स्ट्रेंथ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नो इंटरसेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि जहां भी वो इंटरसेक्ट करेंगी देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक इस वाले कर्व सरफेस पे टेंजेंट हो जाएगा, एक इस वाले कर्व सरफेस पे टेंजेंट हो जाएगा, और एक ही पॉइंट पर टेस्ट चार्ज दो डायरेक्शन में मूव करे एक ही समय में, इम्पॉसिबल है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इस बात का ध्यान देंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। तो फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड इनवर्ड हो रही है, तो रेडियस क्या होती है, सरफेस पे नॉर्मल ही होती है, तो बात यहाँ फॉलो हो रही है। कंटिन्यूअस लूप्स है, मतलब ये ब्रेक नहीं होंगे कहीं पे, कंटिन्यूअस लूप आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। फिर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, number of lines, the number of electric field lines originating from the and terminating on a charge is proportional to the magnitude of the charge। ये तो गॉस थ्योरम ही है। field lines and conductors, electric field lines do not exist inside a conductor, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है, इसका कुछ ऑथेंटिक प्रूफ आप आगे चल के देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और अगला लिखा है इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, अब जैसे ये पैरेलल लाइंस हैं, इनमें स्पेस भी क्या है, बराबर है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। यही भाई साहब बता रहे हैं, तो हमारे ख्याल से ये सब आप समझ गए। तो ठीक, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा मेरे प्यारे, जूम करके आप नोट्स चाहेंगे तो बना लेंगे। ठीक, और ये वो घड़ी है जब आपसे विदा लेना होता है, लेकिन आदत है यूट्यूब की लाइन बोलने की, वो क्या है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट आल्सो। बेल आइकन भी प्रेस करना है, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को मोटिवेट भी करना है ऐसा करने के लिए मेरे प्यारे। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव। थैंक्स।